हे माय ऑल ब्यूटीफुल हार्ट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप लोग अच्छे हो एंड हेल्थी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एंड की सीज़न 2 लेके। सो वीडियो शुरू करें कुछ भी करें उससे पहले मैं दिल सबको सॉरी बोलना चाहती हूँ। ऑलमोस्ट 14 दिन हो गया है कि मैं वीडियो अपलोड नहीं किया है, और रिकॉर्ड तो उससे भी पहले से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। आज बहुत दिनों बाद रिकॉर्ड करने बैठी हूँ एंड प्लीज़ मेरे वॉइस पे मत जाना क्योंकि मुझे ज़ुकाम है बहुत ज़्यादा। एक्चुअली एग्ज़ाम के बीच में ही मुझे फ़ीवर हो गया था एंड उसके बाद ज़ुकाम, तो एग्ज़ाम में फ़ीवर ज़ुकाम ये सब लेके मैंने मतलब मुझसे रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। मैंने सोचा था कि एग्ज़ाम के बीच में थोड़ा सा रिकॉर्ड करूँगी, बट वो तो हुआ ही नहीं। और इतना दिन हो गया है। आई नो आप लोगों ने मुझे मिस किया, आप लोगों ने कमेंट किया, डीएम किया, बट इतनी बिज़ी थी, इतनी प्रेशर था कि कुछ नहीं कर पाई। प्रेशर के मारे मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया। जो भी हो, अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो मैंने सोचा कि इस स्टोरी को जल्दी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा पार्ट नहीं है, ऑलमोस्ट 8 to 9 पार्ट बनेगा। उसके बाद ये स्टोरी होप सो ख़त्म हो जाए। सो चलो आज के लिए यहाँ तक। और अगर आपको मेरी स्टोरी, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3 दिन बाद आज शिचन ऑफिस में आया था। वो कोई छुट्टी में नहीं था, फिर भी वो नहीं आ रहा था। जो लड़का कभी फंक्शन में भी घर की या फिर कोई भी चीज़ हो जाए, कभी भी अपनी वर्क को सबसे ज़्यादा महत्व देती है, उसके लिए सबसे पहले उसका जॉब है, उसके बाद बाकी सब कुछ, वो लड़का अपने काम में नहीं आ रहा था। सब लोग उसके बारे में पूछ रहे थे, इवन उसके बॉस ने भी बहुत बार उसको कॉल किया था, बट कोई चांस मिल नहीं रहा था क्योंकि शिचन का फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ था। वो खाने के टाइम नीचे नहीं आ रहा था, किसी से गप्पे मारने के नीचे नहीं आ रहा था, विंग के साथ कोई बात नहीं कर रहा था, पूरा टाइम रूम में बैठा रहता था खाने के लिए, कोई काम नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। मिसेस कुरैन भी बहुत परेशान था। इवन विंग भी कभी कभी आके उनके दरवाजे के सामने खड़ा होता था, बट बुलाने की हिम्मत नहीं हो रहा था। ऐसे ही चलता गया। 3 दिन बाद जब आज वो ऑफिस आया है और वैंजिंग उसे देखा है, वो बहुत बेचैन हो गया। इन 3 दिन उसके लिए ना जाने कितनी जन्म था, 3 जन्म शायद ऐसा था इस इंसान को देखने की। वो प्यास के कारण वो कितना बेतहब था, कितनी बार फ़ोन किया। कभी कभी वो सोचता था कि वो घर चला जाए, पर वो कह नहीं पाया। किचन जो कि बेंच को क्रॉस करते हुए एकदम वहाँ से चला गया। हाँ, एकदम रोबोट की तरह। ऐसा कभी भी नहीं होता था। जब भी शिचन ऑफिस में आती थी तो वेंची को देख के एक स्माइल करता था। आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसे बहुत बेचैन हो रहा था कि क्या हुआ है, ये इंसान ऐसे क्यों बिहेव करे। क्या वो ने रिजेक्ट कर दिया है? वो तो करना ही था ना। पर क्या हुआ है? बहुत बेचैन था। बेचैन के कारण उसके उसके काम में भी बहुत सारी गलतियाँ हो रहा था। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। अब लंच टाइम था। वेंचिंग वेट कर रहा था कि शिचन अभी आएगा और बोलेगा अरे चलो एक साथ लंच करते, बट आज ऐसा नहीं हुआ। शिचन अपनी कैबिन से निकला तक नहीं था। और ये ऑफिस की एक रूल्स है कि कोई भी मैनेजर की कैबिन में जब तब तक नहीं जा सकता जब तक मैनेजर ना बुलाए। और इसी कारण वो बहुत बेचैन हो गया था। ऐसे होता है ना कि बिना पानी के जब आप एक मछली को बाहर लाते हो, मछली कैसे तड़पता है पानी के लिए, वैसे ही वेंचिंग तड़प रहा था। नहीं, अब वो और वेट नहीं कर सकता, ये सारे रूल चाहे बाहर में, ये बोल के वो खड़ा हुआ एंड सीधा शिचन की केबिन के पास चला गया, नॉक किया। तो शिचन ने बोला कम इन। तभी जब वेंचिंग को देखा तो वो थोड़ा शॉक हो गया था। अपनी आंखों को छोटे करके उसकी तरफ देखा, बोला आप। वेंचिंग जो देखा शिचन की तरफ, बहुत बेचैन तरीके से कुछ देखन, बोला। तभी शिचन अगेन बोला क्या आपको कुछ बोलना है, क्या कुछ आप चाहते हो? वेंचिंग थोड़ा सा हिल उठा था, बट वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो बार बार शिचन को देख रहा था। तभी शिचन क्या समझा उसे नहीं पता, बट वो वेंचिंग की तरफ देखकर बोला बैठ जाइए वेंचिंग। वेंचिंग थोड़ा हिल उठा था। फर्स्ट टाइम शिचन इतनी अच्छे से उसकी उसकी नाम पुकार रहा है, उसे मलेरिया कुछ नहीं बोल रहा है। वेंचिंग को रोना आ रहा था। वो बहुत मुश्किलों से अपने रोने को कंट्रोल किया। बार बार अपनी सलाइवा को निकल रहा था। बहुत बहुत मुश्किलों से वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। तभी शिचन ने बोला क्या हुआ, बैठिए ना। वेंचिंग देखा एंड धीरे धीरे वो सामने जा रहा था। फर्स्ट टाइम वो शिचन की कैबिन में आया है। ये कैबिन बहुत बड़ा सा है, बहुत सारी सामान, बहुत सारी फाइल्स एंड लैपटॉप वगैरह सब कुछ है, और सामने 2 चेयर रखा हुआ है। वेंचिंग धीरे धीरे वहाँ पे गया और एकदम बैठ गया
एंड शीजन की तरफ वो देख नहीं पा रहा था, और देखी भी तो क्या करेगा, क्यों वो वहाँ पे आया है, वो कितनी सारी चीज़ें सोच के यहाँ पे आया था, बट जब बोलने की बारी आया, पूछने की बारी आया, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहा है। प्यार में लोग ऐसे कैसे हो जाता है, हाँ ऐसे ऐसे क्यों हो जाता है। शीजन जो अभी तक फाइल देख रहा था ना, उस फाइल को बंद किया और अगेन बेंजिंग की तरफ देखा और बोला, सडनली आप मेरे केबिन में आए हैं। बेंजिंग अपनी लिप्स में बाइट किया एंड वो ढूंढ रहा था कि वो क्या बोले। फिर उसे बोला, क्या आपको जुकाम लगा है? उसे बोला, नहीं। क्यों? उसे बोला, नहीं मतलब आपकी गले बैठ गया है। बेंजिंग की तरफ शीजन ने देखा, एक लंबा सा ब्रीथ लिया, गला टूटा। सब ने देखा, और जो दिल हज़ारों टुकड़ों में टूट के बिखर गया है, उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। गला तो टूटना ही था ना, इतनी जो रोया है, फूट फूट के चिल्ला चिल्ला के रोया है, गला टूटना था, टूट गया, अभी तक सही नहीं हुआ है। शीजन को समझ भी नहीं आता है कि उसने इतना रोना कब रोया है। पसंदीदा इंसान ना मिलने पे इतना तकलीफ़ होता है, उसे अब समझ आया। जब कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ में किसी की ब्रेकअप हो जाता था, किसी को अपने प्यार नहीं मिलता था, वन साइड लव करता था, तब वो लोग कैसे पागलपन करता था, कैसे अजीब वो हरकतें करता था। ये देखो, उसको लगता था कि ये क्या रब्बिश है, कोई प्यार में ऐसे कैसे कर सकता है। और आज जब उसे वही डोज मिला है, तब जाके उसके अकल ठिकाने पे आया है कि प्यार टूटने जैसा दर्द और किसी चीज़ में नहीं है। आपको राख कर देता है, आपको बर्बाद कर देता है, आपको किसी हालत में नहीं रखता। जो शीजन को समझ आ रहा है, सबसे गंदा चीज़ यही है, वो जिस इंसान से प्यार करेगा, प्यार करता है, हमेशा करेगा, वो इंसान उसकी आंखों के सामने रहेगा, आसपास घूमेगा, उससे बात करेगा, शरारत करेगा, और उसके बाद वो इंसान किसी और का हो जाएगा, उस इंसान के साथ रहेगा, और शीजन जाके भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। इससे ज़्यादा बुरी और हर्टफुल चीज़ क्या हो सकता है? हाँ, क्या? बहुत बेचैन था वो सोच रहा था कि क्या उसे बातें बोलना चाहिए, क्या वो पूछे, या फिर ऐसा तो नहीं होगा ना जले पे नमक छिड़कने जैसा, वो कुछ बोले, कुछ पूछा। तभी शीशे ने बोला, पता है बेंजिंग, मैं ना विंग को गिफ्ट दे ही नहीं पाई। वो उस बात में बहुत दर्द था, बहुत बहुत ज़्यादा। बेंजिंग को खुश होना चाहिए, खुशी से फूले नहीं समझना चाहिए, बट शीजन की वो बात जिसमें इतना दर्द था, जो बेंजिंग महसूस कर पाया, उसके दिल में जाके लगा, हाँ अपने पसंदीदा इंसान की दिल टूट गया है। ये देखने के बाद उसे बुरा लग रहा है। वो क्या चाहता था, क्या विंग एक्सेप्ट करे? नहीं, वो नहीं चाहता था, बट वो ये भी नहीं चाहता था कि शीजन इस तरीके से टूट जाए। बेंजिंग क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था, उसके गले शेक कर रहा था। वो हकलाते बोला, क्यों विंग ने गिफ्ट नहीं लिया है क्या? अपने नहीं दिया? शीजन ने हंसा बोला, क्या बोल रहे हो, मैं तो उसके पास गई नहीं, उसको कैसे गिफ्ट देती? उसके पास जाती, उसे गिफ्ट देती, उससे पहले मेरे सामने कुछ ऐसे नज़ारे आ गए जिसके कारण मुझे पूरी ज़िंदगी के लिए रुकना पड़ गया। मैं आगे नहीं बढ़ पाई, थम गई, अपने आप को पीछे गई लिया। बहुत बेचैन हो गया था, उसे जानना था। तभी शीशे ने बोला, मैं बहुत खुश थी, पता है, मैं बहुत एक्साइटेड थी, उनकी रिएक्शन कैसा होगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा, सब चीज़ों को लेके मैं वहाँ पे पहुँची, बहुत एक्साइटमेंट था। पर तभी एक कड़वाहट सच आके मेरे गालों पे इतनी ज़ोर से एक तमाचा मारा ना कि सब रुक गया, मैं थम गई। बेंजिंग चुप था। तभी शीशे ने बोला, जानना नहीं चाहेंगे क्या सच्चाई है? विंग बांजी ब्रदर से प्यार करते हैं, यही तो वो अपनी ज़ुबान से उसका निकल गया था। तभी उसे समझ आया कि वो ब्लंडर कर चुका है। और दूसरी तरफ शीजन शौक में बेंजिंग की तरफ देखकर बोला, आपको सब कुछ पता था पहले से ही? बेंजिंग अब ना तो नहीं कर सकता, वो अपनी सर को हिलाया। शीजन जो देखन बोला, आपको सब कुछ पता था, फिर भी आप चुप थे, आपने मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ, आपने मुझे रोका क्यों नहीं बेंजिंग? क्यों नहीं आपने मुझे रोका? उस चिल्लाने पे, उस बातों पे एकदम बेंजिंग एकदम काँप उठा था। वो शीजन की तरफ देखकर बोला, मैं आपको बताती तो आप मुझे गलत समझते, अब भरोसा नहीं करते। प्यार में लोग अंधा हो जाता है,
वो सोच समझने की सब कुछ भूल जाते। ऊपर से आप विंग के ऊपर इतना भरोसा कर रही थी, इतना बिलीव था कि मैं चाह के भी मैं कुछ नहीं बोल पाई। ट्रस्ट मी, मैं बोलना चाहती थी, बहुत बहुत ज़्यादा आपको बोलना चाहती थी, बट आपकी वो चाहत, आपकी वो भरोसा मुझे रोक दिया। मैं चाह के भी नहीं भूल पाई शीचन। इनकी फेशियल रिएक्शन चेंज हो गया था। वैलेंटाइन देख पा रहा था चश्मे के अंदर से उसकी आंखें जो बहुत वाइट सा हो गया था। अभी अभी वहाँ से आंसू निकल आएगा। तभी शीचन उसकी तरफ देखने बोला, कब से आपको पता है? वैलेंटाइन जो अपनी स्लाइफ को निकलन बोला, बहुत पहले से, जब ब्रदर था तब मैंने सुना था वांगजी ब्रदर विंग को प्यार करता है। इवन उनके ग्रुप के सबको ये सब पता है। शीचन कुछ टाइम चुप था, अपने सर को नीचे कर लिया, बोला सबको पता था। कितना अजीब है ना, एक ही घर में रहने के बाद भी मुझे नहीं पता। मैं जी बोलने वाला था पर अब वो रुक गया, वो बोल नहीं पाया। तभी शीचन ने हंसन बोला, अब सही बोलते थे वैन जी, मैं 4 आंखें लगा के भी अंधे हूँ। मेरे करीबी लोग मेरे आसपास क्या कर रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं। मैं वही तो सोचूं, क्यों विंग हर बार वांगजी ब्रदर के काम के लिए आगे चला जाता था, जहाँ पे मैं उसे बुलाने के बाद भी वो मेरे पास नहीं आता था। पर वांगजी ब्रदर के बाद वांगजी ब्रदर बिना बोले भी वहीं कर देता था। आंखों के सामने सब कुछ चलते हुए भी मैं कुछ समझ नहीं पाई। विंग ने मेरी पसंदीदा चश्मा तोड़ दिया। मैंने उसे डांटा। पता है वांगजी ब्रदर आके मुझे ट्रेन देके गया था। मैं इतना बेवकूफ़ हूँ, मुझे लगा कि मैं विंग की फेवरेट हूँ। मैंने उसे डांटा है, इसीलिए उसने बुरा माना और इसी कारण वांगजी ब्रदर आके मुझे बोल के गया है। मैं 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 समझ ही नहीं पाई कि वहाँ पे वांगजी ब्रदर रिस्पॉन्सिबल लेके नहीं आया था। वो उसकी प्यार को जिताने आया था, वो मुझे ट्रेड देने आया था कि उनके अलावा विंग को और कोई डांट नहीं सकता। मैं समझ ही नहीं पाई, मैं इतनी अंधी हूँ, समझ ही नहीं आया। मैं कब इतनी अंधी बन गई, कब सब कुछ मेरी आंखों के सामने होते हुए भी मैं अनदेखा करती गई। अगर मुझे पहले से सब कुछ पता होता तो मैं कभी भी मेरी फीलिंग को आगे नहीं बढ़ाती। आफ्टर ऑल मैं कोई सीरियल के विलेन नहीं हूँ कि किसी के प्यार के बीच में आ जाऊँ, किसी के प्यार को तोड़ दूँ, दूर कर दूँ। नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती। ऊपर से वही जो मेरी जान है, वो अगर किसी और से प्यार करेगा तो मैं कभी भी विंग की खुशियों के बीच में नहीं आऊँगी। मैं चाहती हूँ विंग हैप्पी रहे मेरे साथ, चाहे किसी और के साथ। और मुझे इतना भरोसा है वांगजी ब्रदर उसे प्यार करेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा, शायद मुझसे भी ज़्यादा प्यार करे। जी तो शीचन की तरह देखा, जिसकी फेस पेल पड़ा हुआ है, कितना डेस्परेटली विंग को चाहता है, वो देख पाया। हाँ, वो भी तो सेम चीज़ फील कर पा रहा है ना। विंग की जगह पे आज वो शीचन को रख रहा है। हाँ, क्योंकि वो भी तो अपनी प्यार को जाहिर करना चाहता है, बट वो नहीं कर पा रहा है। शीचन का हालत भी तो ऐसा ही है। शीचन ने भी तो कहा था सब कन्फेस करने, सब कुछ बताने, बट वो नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ वैनजिंग का, जो कभी शायद बता ही नहीं पाएगा कि मैं आपको प्यार करती हूँ। आपको टूटते हुए देख के मेरे दिल में पेन हो रहा है। आप फ़ोन नहीं उठा रहे थे, आपको देख नहीं पा रही थी। मुझे पागलों जैसा फील हो रहा था, मरने जैसा फील हो गया था। नहीं बोल पाऊँगा, मैं भी नहीं बोल पाऊँगा। जैसे विंग को कुछ चीज़ों के बारे में नहीं पता, वैसे आपको भी मेरी फीलिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। अब रहिए विंग के साथ इमेजिनेशन में, और मैं रहूँगी आपकी इमेजिनेशन में, ऐसे ही खुश रहूँगी। कोई बात नहीं, सबको सब नहीं मिलता। तभी अगेन शीचन बोल उठा, पता है वैनजिंग, अब वैनजिंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, वो रोना स्टार्ट कर दिया था। ये वैनजिंग उसे नहीं सुनना है। वो रोने लगा। शीचन एकदम शॉक्ड हो गया था। वो देखा जो रोते रोते बोला, प्लीज़ शीचन, मुझे मेरे इस नाम से मत बुलाइए। आपके मुँह से मुझे ये नाम नहीं सुनना, आपके मुँह से मुझे मलेरिया ही सुनना है। आप प्लीज़ मुझे मलेरिया बोल के ही बुलाइए। शीचन शॉक हो गया था, क्योंकि वैनजिंग ने आज उसे उसका पूरा नाम लेके बुलाया। उसे देखकर बोला, आपने मुझे अभी मेरे नाम लेके बुलाया है? वैनजिंग एकदम चुप हो गया। शीचन की तरफ देखा। शीचन ने बोला, फर्स्ट टाइम मैंने अपने कोई जूनियर के मुँह से अपने पूरे नाम सुनाए, अच्छा लग रहा है, इतना भी बुरा नहीं है। वो और कुछ बोलता, तभी कॉल आया। शीचन जो कि मतलब वैनजिंग की तरफ देखने बोला, रिलैक्स, शांत हो, ये बोल के वो फिर को
उस कॉल को उठाया। तभी किसी ने बोला कि बॉस आपको बुला रहा है, आप बिना नोटिस के 3 दिन तक ऑफिस नहीं आए थे तो कुछ बात करना है, आप प्लीज़ आ जाइए। शीजन बोला ओके। उसके बाद वो वैंची की तरफ देखकर बोला तुम ठीक हो ना, और प्लीज़ मेरी बातों की कोई चीज़ तुम मत लेना दिल में, ठीक है, तुम ठीक हो। उसे बोला हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। शीजन बोला सच में ना। उसे बोला हाँ हाँ मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ, ये बातों को दिल में मत लेना, ठीक है। शीजन की तरफ देखा, वैंची ने बोला हाँ एक शर्त पे। तभी शीजन ने बोला क्या। उसे बोला छुट्टी के टाइम आप मेरे साथ जाएंगे। शीजन जाके चोरी करके देखा। तभी वैंची ने बोला मैं हमेशा आपकी बात सुनती हूँ ना, तो इस बार आप मेरी बात सुनेंगे। शीजन ने थोड़ा हंसा, बोला ठीक है। ये बोल के वो खड़ा हुआ एंड वहाँ से चला गया। और वैंची एक बार पीछे मुड़ के शीजन की तरफ देखा। ये प्यार लोगों को कहाँ से कहाँ लेके जाता है, जिंदगी बदल के रख देता है। कितनी सारी नोवेलिस्ट ने प्यार को कितनी अच्छी तरीके से, कितनी प्योरली, कितनी कितनी खुशी भरी तरीके से जाहिर किया है, पर प्यार क्या वैसे है? नहीं है। प्यार बहुत टफेस्ट चीज़ है, हर्टफुल चीज़ है, जहाँ पे दर्द, रोना, आंसू सब लगा रहेगा। अगर तुम्हारी पार्टनर मिल जाए तभी भी तुम्हें रोना पड़ेगा, अगर ना मिले तब तो और भी रोना पड़ेगा। प्यार का चाटा जिसको पड़ा है वैसे ही समझ में आएगा कि ये मिठास नहीं, बहुत कड़वा हर चीज़ है। जो एक बार कह लिया तो कहे तुम। वांगी जो बहुत बेचैन है, हाँ उसका शेड्यूल बहुत बढ़ गया है। वो बार बार घड़ी में देख रहा था, अभी दोपहर की 2 बज रहा है। हाँ आज इलेक्शन है, दोपहर के बाद से वोट काउंट किया जाएगा, उसके बाद पता नहीं कौन जीतेगा, क्या होगा। ऊपर से ऑपोजिट वाले भी एकदम तैयार बैठा हुआ है, कभी भी वो लोग हमला कर सकता है। वो लोग बहुत धमकियाँ, बहुत सारी चीज़ें दे चुका है। पूरे जो उसके टीम मेंबर है वो भी एकदम बहुत अलर्ट है। उनका एक ही माइंडसेट है, पहले इलेक्शन हो, वोट काउंट हो, उसके बाद जाके सब कुछ किया जाएगा। जीतने के बाद ऑपोजिट वालों को जवाब तो देंगे। दूसरी तरफ मोशनु का वो क्या ही करे। ये लड़का कभी भी सीरियस नहीं हो सकता। उसको बोला अलर्ट रहने के लिए, वो बोल रहा है अगर अरे 1-2 लोग मर जाए उसके बाद अलर्ट हो जाऊंगा। मतलब सीरियसली हर बात में उसको बस शरारत करना है। जितना सरदर्द सिर्फ वांगजी को ही है। वो बाहर मालदीव से आने के बाद से तो वांगजी को लग रहा है कि उसका काम का प्रेशर हद से ज़्यादा बढ़ गया। ऊपर से उसका अंकल, वो तो अलग ही मान में है। और उसका पापा, उनका क्या ही बोलो, उनका भाई जो बोलेगा वो भी वही करेगा। न्यू चीज़ अब शुरू हो गया है ऑफिस में। हाँ ऑफिस में उन्होंने ये रूल्स किया है कि जितनी भी फाइल्स है सब कुछ वांगजी चेक करेगा, उसके बाद वो अप्रूव होगा। लेकिन वांगजी को समझ नहीं आ रहा कि वाई क्या ज़रूरत है। पहले तो ये नहीं हो रहा था, देन अभी क्यों ये सब करना। अंकल है ना वो कर लेगा, बट नहीं सारी कंधों की बोझ वांगजी के सर पे रहना है। जी जो जल्दी कर रहा था उसका पूरा फोकस ड्राइविंग पे ही था। तभी मोशनु ने कॉल किया तो वो तुरंत फ़ोन को उठाने बोला हेलो सब कुछ सही है ना, सब कुछ ठीक है ना। तभी मोशनु बोला अरे हाँ सब कुछ सही है, तू शांत हो जाए। क्योंकि भांजी फ़ोन स्पीकर में था एंड वो ड्राइव कर रहा था। उसने बोला वहाँ की क्या हालत है, सब कुछ सही है ना। उसने बोला हाँ सब कुछ सही है, बस अभी एजेंट पठाया है एंड कुछ टाइम में शायद काउंट करने स्टार्ट हो जाए, तो यही सब कुछ चल रहा है। उसे बोला हाँ जो भी चले एंड दूसरी तरफ अपोजिट पार्टी के लोग हैं। उसे बोला हाँ है, क्यों नहीं रहेंगे, सब लोग हमें ऐसे देख रहे हैं कि कभी भी कुछ भी कर सकता है। एंड उनके हाथों में भी कुछ चीज़ें देखा है जो वहाँ पे पुलिस वगैरह से उसके डर से शायद कुछ कर नहीं पा रहा है। मोशनु थोड़ा हसन बोला अच्छा समझ गई। भांजी ने बोला सुन पहले मेरी बात, तो ध्यान से रहना, सब लोग एक साथ रहना, उनकी कोई भरोसा नहीं है, वो लोग कुछ भी कर सकता है, ठीक है, फोकसली रहना। और मैं कोशिश करूँगी जितनी भी जल्दी हो जाए आ जाओ। उसने बोला हाँ भाई आ जा। तो नहीं है तो मुझे अकेला अकेला लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बिना वाइफी के ससुराल घूमने आई हूँ, प्लीज़ आ जा। कि फ़ोन को काटा। ये लड़का हमेशा उल्टी सीधी बात करता रहता है, ये कभी नहीं सुधरने वाला। पंजी घड़ी की तरफ दिखाए 1:20 हो रहा है, 2 बजे से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे इतनी सारी फाइल्स रखा हुआ है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये फाइल्स इतनी सारी आज यहाँ पे क्यों है। बट उसे समझ आ गया सब फाइल अगर चेक करेगा तो ऑलमोस्ट शाम हो जाएगा, अभी उसे वहाँ पर जाना है अपनी टीम के पास। ये बोल के वो खड़ा हुआ एंड सीधा चला गया यंग फैमिली की केबिन की तरफ, जहाँ पे ऑलरेडी मिस्टर लैंड बैठा हुआ। तो वो चाय पी रहे थे, बात कर रहे थे। और भांजी केबिन में जाते ही सब एकदम गंभीर हो गए। भांजी अंदर गया एंड उसकी बड़ी पापा की तरफ देखा एंड तभी उन्होंने देखकर बोला कुछ बोलोगे। उसे बोला मुझे अभी जाना होगा, मैंने फाइल्स वो कुछ बोलते उस पर बोला जाना है, वो सब छोड़ो,
फाइल वगैरह सब कुछ चेक किया है। वांग जी जो देखकर बोला नहीं नहीं हुआ है, मैंने पियोन को बोल दिया है, सब घर में पहुंचा देंगे। तभी वो जियांग फैमिया देखकर बोला अच्छा ठीक है, बट एक बात बताओ, इतनी जल्द तुम जा कहाँ रहे हो? वांग जी अगेन घड़ी की तरफ देखकर बोला कल रात मैंने आपको बताया था अंकल क्या आज इलेक्शन है, ऊपर से आपको भी पता है, आप न्यूज़ देखते हो, सब कुछ देखते हो, आपको अच्छे से पता है कि आज इलेक्शन है, तो आप पूछ क्यों रहे हो? तभी उसके अंकल ने देखा, तभी वांग जी फिर से घड़ी की तरफ देखा, मतलब मुझे अभी जाना पड़ेगा अंकल, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ, तो मैं जा रही हूँ, आई हैव टू गो। वांग जी पीछे मुड़ा, कुछ बोलता उससे पहले ही जियांग फैमिया कप को नीचे रखा टेबल में एंड खड़ा हुआ बोला इतनी बात मैं नहीं सुनना चाहती वांग जी, तुम बीच में ऑफिस को छोड़ के अपनी पार्टी ऑफिस में भाग नहीं सकते हो, ये बात तो तुम पहले नहीं बताए थे। जी बहुत कामली देखा बोला आज मुझे वहाँ पे रहना ज़रूरी है अंकल। जियांग फैमिया अपनी गंभीर वॉइस में बोला ज़रूरी है या नहीं है वो तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करने पहले सोचना चाहिए था वांग जी। हाँ मान लिया ये तुम्हारी बाप और अंकल की बिजनेस है, बट ये सब छोड़ो, ये सब सोच के तुम जब भी मन चाहे आओगे, जब भी मन चाहे नहीं आओगे, ये सब नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ना? तुम अगर कोई और ऑफिस में काम करते तुम ऐसे कर सकते थे? तुम ऑलरेडी 3 दिन छुट्टी ले चुके हो, 3 दिन आने के बाद से तुम प्रॉपर तरीके से ऑफिस में रहते भी नहीं हो, कितनी सारी फाइल्स पेंडिंग में पड़ा हुआ है, क्या सब चल रहा है तुमने एक बार भी देखा है? हाँ मैं तुम्हें हमारी बिजनेस में लाया है लाभ के लिए नहीं लॉस के लिए। तुम अगर ऐसे करते रहोगे तो किसी भी वक्त हमारी बहुत बड़ा सा लॉस हो सकता है वांग जी। एक सांस में सब बात ख़त्म किया। वांग जी जो अभी तक नरम था ना, उसका अब फेशियल रिएक्शन एकदम सख्त हो गया था। तभी जियांग फैमिया ने बोला एक साथ 2 बोर्ड में पैर रखने के बारे में मत सोचो वांग जी, लास्ट तक क्या होगा पता है? सब कुछ डुबाओगे और स्पेशली हमारी ये बिज़नेस को तुम डुबाओगे। कब तक ये बेपरवाह ज़िंदगी बिताते रहोगे? हाँ हमारी बिज़नेस का हाल तुम ऐसे पकड़ोगे? हाँ बताओ, हम बुढ़े होते जा रहे हैं, तुम्हारी फादर बुढ़े होते जा रहे हैं, हमारी इतनी मेहनत की ये बिज़नेस तुम अगर ऐसे ही बेपरवाह उदासीन होके ये सब करोगे तो कैसे होगा वांग जी? बताओ मुझे। जो मिसेस लैन था वो एकदम चुप था, एक बार अपने भाई की तरफ तो एक बार अपने बेटे की तरफ देख रहा था और बीच बीच में चाय पी रहा था, क्योंकि उसको पता है अब यहाँ पे धमाका होने वाला है और धमाका होगा ही होगा। दूसरी तरफ वांग जी की सेल्फ रिस्पेक्ट पे जाके बात लगा। वो जियांग फैमिया की तरफ देखा, तभी जियांग फैमिया फिर से बोला ऑफिस पे आए हो? हाँ सब यहाँ पे एक जैसे है, कोई बॉस की बेटा कोई एम्प्लॉय ऐसा नहीं है। इस ऑफिस की सब लोगों की एक ही मोटिव है, वो है कंपनी को टॉप में पहुँचाना। तुम अगर ऐसे रहोगे तो वांग जी जो उसके अंकल की तरफ देखने बोला अब रुक जाइए, मैं अपनी सारे काम करके उसके बाद ही यहाँ से जाऊँगी। और एक बात ना करके सीधा उस रूम से चला गया था। जियांग फैमिया ठीक सांस लिया। हाँ तभी अभी तक वो जो मतलब फालतू का इतना गुस्सा कर रहा था, जो भी हो ये नौटंकी था। तभी वो मुंडे घुमा के जियांग फैमिया जो मिस्टर लैन की तरफ देखन बोला क्या तुम्हारी बेटे को कैसे काबू में लाया? जियांग फैमिया की तरफ देख के मिस्टर लैन ने हंसन बोला आप भी ना हमेशा मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हो। दोनों ही हंसा, बट उनको नहीं पता था शायद आज उन्हें वांग जी को जाने देना चाहिए था। हाँ उन्हें जाने देना चाहिए था, क्योंकि आगे जो होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल शायद वो होंगे या फिर सिचुएशन होगा, वांग जी होगा, क्या होगा, बट उसकी भुगतान सबको देना पड़ेगा। दोपहर हो गया था, हाँ दोपहर क्रॉस भी हो गया, अब शाम भी होने लगा था। वांग जी गुस्से के मारे खाने भी नहीं गया था। वो जो पियोन था वो आके खाना दे के गया था, वांग जी उसको टच भी नहीं किया था। पूरे जो लाइक उनकी पार्टी ऑफिस है सब लोग लाइक वांग जी को कॉल कर रहे थे, बट वांग जी फ़ोन रिसीव ही नहीं किया था। ऊपर से वो फ़ोन को साइलेंट करके रख दिया था, क्योंकि उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था। उसका एक फ़ाइल ख़त्म होता ही दूसरे फाइल आके उसके सामने रख दिया जा रहा था। वांग जी को समझ आ रहा था ये वो 2 भाई दोनों मिलके ये सारी चीज़ वांग जी के साथ कर रहे हैं, और दिन होता तो वांग जी को नहीं रोकता, बट आज जानबूझ के ऐसे कर रहा है। वो एक बात है ना, हाथी अगर गड्ढे में गिरे तो चींटी भी आके लात मार के जाता है। वांग जी का हालत भी सेम ही था। हाँ आज वो गड्ढे में पड़ा है तो ये 2 भाई मिलकर उसको परेशान करते जा रहा है। वांग जी बहुत बेचैन था। वो फ़ोन की बटन प्रेस करके देखा, तभी 4 बज रहे। क्या अभी तक वोट काउंट करना स्टार्ट हो गया है? होना तो चाहिए, कौन जीतेगा? उसे बहुत बेचैनी फील हो रहा था, क्या रिज़ल्ट आएगा, क्या वो लोग जीतेंगे या नहीं? हाँ या फिर वांग जी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस केबिन में अगर एक टीवी होता तो अच्छा ही होता, उसको कुछ तो पता चलता। इस टेंशन को साइड में हटाया, अभी टेंशन करके कोई फ़ायदा नहीं है, इससे पहले कि वो काम ख़त्म कर ले उसके बाद जाके वो सब कुछ कर लेगा। इसीलिए वो अगेन फाइल देखने बैठ गया था। वो फाइल देख रहा था, तभी उस रूम या फिर कैबिन में ठक ठक हुआ। वांग जी कुछ नहीं बोला। तभी उसके फादर दरवाज़ा खोला एंड वांग जी की तरफ देखने बोला क्या कर रहे हो? वांग जी जो उसके फादर की तरफ देखने बोला क्रिकेट खेल रही हूँ। मिस्टर लैन थोड़ा हड़बड़ा गया था, यह लड़का अभी जो एकदम गुस्से में है वो समझ आ रहा था। बट
जियांग फैमी ने बोला है आज कमज़ोर नहीं होना है, अगर वांगजी उल्टी सीधी हरकत करेगा तो वो भी कड़वाहट से जवाब देगा। उसे बोला अभी तक खाना क्यों नहीं खाए हो? वांग जिनती बोला मैं काम करूँ, मुझे परेशान मत कीजिए, आपको कोई काम नहीं है तो आप जाइए। उन्होंने उनके बेटे की तरफ देखा, ये लड़का पता नहीं किसके जैसा हुआ है, नमूने कहीं के। तभी वो वहाँ से चला गया। कुछ ही टाइम बाद जो फ़ोन की स्क्रीन में से ना टक टक तो मैसेज हुआ। वांग जी तुरंत फ़ोन को उठाया, तभी वहाँ पे लिखा हुआ था तांडव हो रहा है वांग जी। वांग जी जिसका हार्ट एकदम थम गया था वो तुरंत फ़ोन को उठाया एंड कॉल लगाया मोशनु को। फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद जब रिसीव हुआ उसे बोला क्या हुआ है। दूसरी तरफ से बहुत अजीब सी शोर शराबा आ रहा था। मोशनु कोई बात नहीं कर रहा था। वांग जी और भी बेचैन हो गया, बोला क्या हुआ है इडियट, जल्दी पता क्या हुआ है, सब कुछ सही है ना? हे मोशनु कहाँ है, बात कर मोशनु। तभी मोशनु जो बोला वो लोग हमला कर बैठा है, वांग जी बहुत ज़्यादा गोलियां चला रहा है, कुछ भी करते जा रहा है। ये बोल के वो फ़ोन को रखने ही वाला था, तभी वांग जी के कानों में आया, मोशनु बोल रहा है मुझे गोली लग गया है वांग जी, मेरे पैर में। बस इतना ही सुनना था। वांग जी फ़ोन को रखा एंड वो उसी तरीके से उस रूम से, उस कैबिन से या फिर उस ऑफिस से निकल गया था। इस तरह वांग जी इस तरीके से हड़बड़ाते हुए जाते देखा मिस्टर लैन एंड ये देखो वो शॉक हो गया था, क्योंकि उनके मुताबिक अभी वांग जी कहीं पे भी नहीं जाने वाला था। वांग जी की काम है तो वो काम सब कुछ छोड़ के ऐसे हड़बड़ा के कहा गया। वो पीछे से वांग जी को 2 बार बुलाया बट वांग जी सुनना भी नहीं, वो इस तरीके से चला गया जैसे कि अभी उसके कानों में कोई चीज़ गया ही नहीं। वांग जी तूफानों की तरह नीचे आया, अपनी बाइक को लिया एंड वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो कुछ सोच नहीं पा रहा था। वो तुरंत पार्किंग लॉक से एकदम बाहर की तरफ चला गया। जो वहाँ पे गार्ड थे ना वो तुरंत दरवाज़ा खोल दिया था और वांग जी बाइक चल रहा था। वो अपने आंखों के सामने कुछ ढंग से नहीं देख पा रहा है, कुछ भी नहीं। उसके आंखों के सामने बस मोशनु की हंसी भरी शक्ल आ रहा है। हाँ, उसके कानों में मोशनु की बात, हंसी मजाक गूंज रहा था। मोशनु उसकी बहुत प्यारी है, उसकी बचपन की साथी है, उसका बेस्ट फ्रेंड है और अब उसकी बहन की हस्बैंड है। अगर मोशनु को कुछ हो गया, वो गॉड स्वेयर वो सब कुछ ला के रख कर देगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रहा था। वो बहुत स्पीड से चला रहा था ना, तभी 2-3 जो कार है ना वो उसके सामने आ गया और वांग जी अपनी ब्रेक को कंट्रोल नहीं कर पाया एंड वो बाइक लेके तुरंत नीचे गिर गया था। उसे लगा कि ऑपोजिट वाले पार्टी शायद उसके ऊपर भी हमला करने आया है। वो ये सब कुछ सोच के वो बस खड़ा ही हुआ था, तभी उस कार की दरवाज़ा खुला, बहुत सारे लोग बाहर आए एंड वहाँ से मोशनु जो दौड़ते हुए बाहर आया और वांग जी के एकदम हक किया। वांग जी ब्लैंक था, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ मोशनु अपनी सारी दांतों को बाहर निकल के हंस रहा था। वांग जी को हक किया एंड बोला वी वन वांग जी, हम जीत गए, हमारी टीम जीत गया है, ऑपोजिट वाले हार गया है। वांग जी कानों में कुछ नहीं गया है। वो मोशनु के फेस की तरफ देखकर बोला तुझे तो गोली लगा है ना? जितनी भी टीम मेंबर थे ना वो हंस रहा था और मोशनु ने देखकर बोला अरे भाई हम तो प्रैंक कर रहे थे। वांग जी का फेस सख्त पड़ गया, एकदम सख्त पड़ गया था। प्रैंक। तभी जो वांग जी की टीम की जो मेन था ना, जो अभी शायद मेयर बन चुका है, वो था हमारी रूहान, जो कि सामने आया। वांग जी को कुछ फ्लावर की जो माले है ना वो बढ़ाने वाला था। वांग जी को फिर उन्होंने हक किया बट वांग जी का आंखें एक इंसान के ऊपर थम गया था, वो था मोशनु था। तभी जो बैंड था वो वांग जी की तरह देखने बोला सिर्फ तुम लोगों के लिए हम जीत गए हैं वांग जी, तुम लोगों की मेहनत काम पे आया है और आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तुम लोगों के लिए बहुत बड़ा पार्टी थ्रो किया है, आज तो बहुत इंजॉय होगा, सब कुछ खुश होगा वांग जी। और ऊपर से मैं कुछ बताने भी वाली हूँ मीडिया वालों को, तो तुम लोगों को तो रहना पड़ेगा, स्पेशली तुम्हें वांग जी। मिल के बीच सड़क में इंजॉय कर रहे थे, सब लोग बोल रहे थे, सब लोग खुश थे। दूसरी तरफ मोशनु ये सब कुछ देख के खुश था, हंस रहा था। तभी उसका नज़र गया वांग जी के ऊपर। वांग जी की सख्त भरी हुई आंखें रेड आंखें देख गई। वो थोड़ा हड़बड़ा गया, वो तुरंत वांग जी की तरफ देखा। उसे समझ आया वांग जी गुस्से में है और तब भी उसे याद आया कि उसने क्या किया है। वो वांग जी की तरफ देखा, बोला अब वो सब मिल के तुझे कॉल करे थे, तू फ़ोन नहीं उठा रहा था, इसलिए बस हमने तुझे सरप्राइज़ देने के लिए। बात ख़त्म होता उससे पहले ही वांग जी एकदम बहुत ज़ोर से उसके नाक के ऊपर एकदम घूसा मारा था। मोशनु जब अपने संभाल नहीं पाया, वो 2-3 कदम पीछे चला गया था। वांग जी जो उसकी तरफ देखा, गुस्से में अपनी वॉइस को रफ करते हुए चिल्ला के बोला आज से तेरी और मेरी दोस्ती ख़त्म, बाहर में जाए तू और बाहर में जाए तेरी दोस्ती। बोल के
वांग जी गुस्से में वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ मोशनु जो वांग जी को बुला रहा था, चिल्ला के बोल रहा था, अरे सॉरी भाई गलती हो गई, ऐसे नहीं करूँगी, रुक जा रुक जा। बट वांग जी नहीं रुका, वो अपनी बाइक को उठाया एंड वहाँ से गुस्से के मारे चला गया था। हाँ, उसके बाद तो वांग जी अपने काम में ही बिज़ी हो गया था। वो लिटरली फिर से ऑफिस गया और अपनी फाइल्स लेके बैठ गया। तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसको वो कैसे सबको बताए कि जब उसे वो न्यूज़ पता चला था, वो अपने दिल को अपने हाथों में लेके बाइक चला रहा था। वो ब्लैंक हो गया था। उसके दिमाग में क्या क्या सारी चीज़ें चल रहा था। और ये लोग मजाक समझ के रखा है। हाँ, मोशनु को उसके बारे में नहीं पता क्या? फिर भी मोशनु ने ये सारी हरकतें किया। जो भी हो, वो सब कुछ करने लगा। हाँ, सब कुछ वो करते जा रहा था एंड देखते ही देखते रात हो गया था। उसके अंकल सब लोग, उसके फादर जो घर जाने वाले थे, जियांग मैंने देखन बोला, क्या हुआ, तुम्हें घर नहीं जाना? वहाँ जी जो देखन बोला, नहीं, आप लोगों ने जो काम दिया है उसको ख़त्म करने के बाद ही आज मैं घर जाऊंगी, और अगर और कोई फाइल है अब रख के जाइए, मैं वो सब भी कंप्लीट कर लूँगी। जियांग फैमिली को समझ आया कि ये लड़का भी बहुत गुस्से में, इसको कुछ बोलना का कोई मतलब ही नहीं है। उसे बोला, ठीक है, कैरी ऑन, तुम्हें जो करना है करो, बट काम ख़त्म करना देना। ये बोल के वो वहाँ से चला गया था। हाँ जी, जो कि अपनी फ़ाइल देखने में बिज़ी हो गया था। दूसरी तरफ उसकी फ़ोन साइलेंट में था, तो कोई कॉल करे क्या करे उसको कुछ पता ही नहीं था। दूसरी तरफ शायद मोशनु की बोली हुई बात सच हो गया था। हाँ, हो गया था। वो लोग जब रोड में थे और ये सब बात कर रहे थे, वांग जी चला आया था। उसके बाद ऑपोजिट वाले पार्टी गुस्से में आके हमला कर दिया था। हाँ, एंड सिचुएशन हद से ज़्यादा ख़राब हो गया था। सब लोग वांग जी को कॉल करते जा रहे थे, सब लोग। बट वांग जी का फ़ोन तो साइलेंट था ना, वो फ़ोन उठाया ही नहीं था। कौन क्या करे कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा था। उनके पास गार्ड भी ज़्यादा नहीं थे। सिचुएशन बहुत बुरी तरफ चला गया था। वांग जी का तो कोई पता ही नहीं था। दूसरी तरफ मोशनु, जिसका भी पहले टारगेट था वैन रूहान को सेव करना, क्योंकि वो मेयर है, सबसे पहले उनको सेव करके इस जगह से भेजे, उसके बाद सब कुछ। इसी कारण वो पहली कार से उनको वहाँ से भेज दिया था। उसके बाद वो लोग जो कि सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा था, हाथापाई मारपीट, बहुत गंदा सिचुएशन हो गया था रोड में। सब लोग एक दूसरे के ऊपर लाइक चढ़ गए थे। ऊपर से वहाँ पे बहुत सारी बम फोड़ा जा रहा था। उनके पास बहुत हथियार था, स्पेशली गन। वो लोग पता नहीं कुछ सोच भी नहीं रही थी, यहाँ वहाँ गन ला रहे थे। उनकी टारगेट यही था कि वो हार गए तो इस टीम से वो जितने भी लोगों को लाइक जख्मी कर सकते हैं, मार सकता है, उतने ही अच्छे हैं, यही सोच एंड यही शायद उनकी टारगेट था। बदला लेना, अब तक तो वो भी चुप थे, बट अब और कितना। हाँ, एंड यही सारी चक्कर में, यही सारी चीज़ों में जो नहीं होना था वो हो गया। मोशनु जो कि आसपास देख रहे थे एंड वो भी फाइट कर रहा था ना, तो ऑपोजिट वाले एक इंसान, शायद वो वांग जी को गुस्सा में थे या फिर इस टीम के गुस्से में थे, क्योंकि उसको तो लग रहा था कि वो हार गए हैं, उनकी टीम हार गया, स्पेशली वांग जी, और सिर्फ मोशनु के कारण। और जब उनकी टारगेट उनके सामने, तो क्या वो चुप रहे थे? नहीं। इसीलिए वो मोशनु के ऊपर पहले गन चलाया। एक तब मोशनु तो बच गया था एंड मोशनु शॉक हो गया था। मोशनु कुछ करता या कुछ सोचता उससे पहले उन्होंने दोबारा मोशनु के ऊपर गन चलाया एंड वो जाके सीधा मोशनु के दिल के पास लगा। हाँ, मोशनु एकदम थम गया था। तुरंत अपनी सीने की तरफ देखा, जहाँ से अब ब्लड निकलते जा रहा था। वो आज एक वाइट कलर की शर्ट पहना था जो एकदम रेड हो गया था। और तुरंत वो सामने वाले इंसान को देखा, वो एकदम घुटनों में गिर गया था। और तभी उनकी जो टीम थे ना, उसकी पार्टी के जो लोग थे, वो लोग देखा एंड वो लोग दौड़ के वहाँ पे आए। और तब तक उनकी जो पार्टी के और लोग थे वो भी कार में वहाँ से आ गए थे एंड सब लोग जो मोशनु को घेर लिया था। मोशनु जिसकी आँखें बंद हो रहा था बार बार, वो कस के अपने सीने के ऊपर हाथ रखा हुआ था। सब उसकी टीम या फिर उसकी पार्टी के लोग उसको उठा लिया था, कार में बिठाया एंड कुछ लोग वहाँ पे थे जिनके पास अब एक्चुअली हथियार था। वो लोग बाकी लोगों से फाइट कर रहे थे। और एक कार जो वहाँ से चला गया एक जख्मी इंसान को लेके, वो था मोशनु, जो आज प्रैंक किया था वांग जी से। उसे गोली लग गया है, बट उसे क्या पता था सच में उसको गोली लग जाएगा। हाँ, वो ज़ख्मी हो जाएगा। और उस टाइम उस पूरे रास्ते उसकी आंखों के सामने सिर्फ 2 शख्स की इमेज आ रहा था। एक था लान वांग जी और दूसरा था उसका लव, उसका वाइफ यान ली। एट लास्ट वो अपनी आंखों को बंद ही कर लिया था
ऐसी इमरजेंसी हॉस्पिटल में लेके चला गया था। हाँ, एंड तब तक ना जाने कितनी बार पार्टी ऑफिस से वांगजी को कॉल किया जा रहा था। वांगजी इतना ज़्यादा बिजी था ना कि वो चीज़ वो देख ही नहीं पाया था। हाँ, वो देख ही नहीं पाया था। वो एक फाइल ख़त्म करने के बाद जस्ट फ़ोन को चेक करने के लिए वो फ़ोन को उठाया तो देखा 160 कॉल आया हुआ है। वांगजी 1 मिनट के लिए शॉक हो गया था। इतना कॉल तो नहीं आना चाहिए, और एक नंबर से नहीं, बहुत सारे नंबर से उसको कॉल आए। वांगजी को कुछ फिशी सा लगा, कुछ लगा कि कुछ गलत है। वो तुरंत फ़ोन को उठाया एंड एक मेंबर को कॉल किया, और तब वो मेंबर एकदम हड़बड़ा गया था। बोला, वांगजी ब्रदर, अब कहाँ थे अब तक? हमें आपने कितनी बार कॉल किया है। अब प्लीज़ अभी आप हॉस्पिटल में आ सकते हैं क्या? इमरजेंसी हो गया है। वांगजी जो उन लोगों की हर बारी बात समझ पा रहे थे, वो लोग एक बार प्रैंक किया है, इसका मतलब ये नहीं कि बार बार सेम प्रैंक वो लोग करेंगे। उसके साथ प्रैंक सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, वो है मोशनु। उसके सिवा और कोई नहीं कर सकता। तो उसे बोला क्या हुआ है? उसे बोला आप वहाँ से आने के बाद ऑपोजिट वाले हमारे ऊपर हमला कर दिया था, और उन हमले में मोशनु की ब्रदर के सच में गोली लग गया है। हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं उनको लेके, आप प्लीज़ आ जाइए। वांगजी की पूरा बॉडी अब सच में थम गया था। उसके हाथों से फ़ोन एकदम नीचे गिर गया था। वो अपने कानों पे बिलीव नहीं कर पा रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वांगजी उन सारी फाइलों को वहाँ पे रखा एंड वो खड़ा हुआ, तुरंत वो बाइक लिया एंड जाने लगा। एंड उसके दिमाग में एक ही चीज़ आ रहा था, मुझे तो क्या सच नहीं, इस बार प्रैंक होना चाहिए। हाँ, वो हॉस्पिटल में जाएगा और देखेगा कि सब सही है, मोशनु हंस रहा है, उसके साथ प्रैंक कराए। हाँ, यही होना पड़ेगा। हाँ जी, पूरा रास्ता पे से यही कर रहा था, गॉड को प्रे कर रहा था, गॉड ये प्रैंक हो प्लीज़ प्रैंक हो, ये सच नहीं हो। तभी बाइक चलाते उसके फ़ोन पे अगेन कॉल आया। वो नंबर की तरफ देखा तो अब घर वालों कॉल कर रहा है। भांजी जिसका दिल और भी रुक गया, वो फ़ोन उठाने की हिम्मत उसे नहीं हो रहा था। वो लगभग आधा घंटे की जगह वो 15 मिनट में हॉस्पिटल में पहुंचा था। उसका बाइक रुका, तभी वो कार आके रुका जहाँ पे मोशनु था। हाँ, एंड वांगजी तुरंत कार के पास गया, और जब कार की दरवाज़ा खोला तो वो मोशनु की बॉडी देखा। हाँ, जो खून से लथपथ था, मोशनु जिसके आंखें बंद था। वांगजी के हाथ कांप रहा था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी वो आसपास लड़के की तरफ देखा, और वो लड़के जो मोशनु को उठाने वाले थे ना, तभी वांगजी खुद आगे गया और मोशनु को उठाया। हाँ, मोशनु को उठाते हुए वो तुरंत हॉस्पिटल के अंदर जाने लगे। सब लोग आगे जा रहे थे, हॉस्पिटल में लोगों को बुला रहा था, चिल्ला रहा था। वांगजी बस उस फेस की तरफ देख रहा था जिसमें आज कोई टीजिंग नहीं है, कोई हंसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो धीमे बोला, श्वानु देख ना मेरे भाई मेरे तरफ। मोशनु वो कोई देख के नहीं रहा है। मोशनु उसके तरफ आंखें खुल के देख के ये हंस नहीं रहा है, वो बोल नहीं रहा है कैसा लगा मेरे प्रैंक। हाँ, मुझे मारा था ना और मारेगी। हाँ, ऐसा नहीं हो रहा है। वांगजी कुछ समझ नहीं पा रहे। तब तक वहाँ पे जो नर्स वगैरह थे ना, वो सब कुछ लेके आ गए थे। तभी एक नर्स ने बोला, सर आप यहाँ पे उनको लेटा दीजिए, हम अभी उन्हें इमरजेंसी लेना पड़ेगा। वांगजी उस नर्स की तरफ देखा, तभी एक इंसान वहाँ पे आया, उन्होंने बोला, भाई उनको यहाँ पे लेटा दीजिए स्ट्रेचर पे। वांगजी जिसका हिम्मत ही नहीं हो रहा था। सेम चीज़ क्यों रिपीट हो रहा है? हाँ, ऐसे कुछ ही समय पहले भी हुआ था सेम चीज़। आज जहाँ पे मोशनु की गोद में है, कुछ टाइम पहले और ठीक है ऐसे ही कोई शख्स और उसकी गोद में था, ऐसे खून से लथपथ। वो पागलों की तरह हॉस्पिटल में आया था, चिल्ला रहा था, सबको बुला रहा था, और उसके बाद ऐसे उसे स्ट्रेचर पे लटाया गया था, उसे ऑपरेशन थिएटर पे लेके गया था। और जब वो इंसान बाहर आया तो वो जिंदा नहीं था, वो मुर्दा था। ये सोचते ही वांगजी का हिम्मत नहीं हो रहा था मोशनु को स्टेचर पे लिटाने के लिए। तब
वो नर्स एंड जो डॉक्टर आ गए तो उन्होंने बोला सर उनको प्लीज़ लेटाइए, लेट हो रहा है, हमें उन्हें ऑपरेशन थिएटर में लेना जाना पड़ेगा। भांजी दे ही नहीं रहा था, उसका हिम्मत ही नहीं हो रहा था। तभी जो पार्टी के लोग थे ना वो शायद समझ रहे थे, क्योंकि भांजी और मोशनो बेस्ट फ्रेंड है। मोशनो की सिचुएशन में देख के भांजी शायद कुछ सोच नहीं पा रहे, तो वो लोग खुद भांजी के हाथों से मोशनो को लिया एंड उस टीचर पे लिटा दिया। भांजी की आंखें ब्लर होते जा रहा था। सब कुछ रिपीट क्यों हो रहा है? सब कुछ क्यों एक ही जैसे हो रहा है? क्यों? भांजी अपने अपने हाथों की तरफ देखा जो खून से लथपथ था, वो उसका शर्ट जो भीगा हुआ था। ये और क्या कोई इंसान का नहीं हो, उसका फ्रेंड का है, हो उसका मोशनो का है, उसके बचपन के साथी, उसका बहन की हस्बैंड। वो क्या करे? वो उसे समझ आ रहा था कि उसे अगेन अटैक करा है। कुछ साल पहले ये सेम चीज़ वो गुजर रहा था। उस दिन उसके पास था फैन था जिसे वो बचा नहीं पाया, और आज उसका जान का टुकड़ा उसका भाई मोशनो क्या सब फिर से वही रिपीट होगा। नहीं, मोशनो को कुछ नहीं हो सकता। वो बार वही चीज़ बोला था। अब सॉरी मोशनो, मैं कभी तुझे नहीं मारूंगी, कभी तेरे साथ गलत बिहेव नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी मेरा भाई। प्लीज़ तुम मेरे पास लौट के आ जा। हाँ, मैं कभी नाराज़ नहीं होंगी, कभी नहीं। मोशनो तो मेरे साथ कितना भी शरारत कर ले, कितना भी मुझे टीज़ कर ले, मैं कभी गुस्सा नहीं होंगी। प्लीज़ लौट के आ जा। प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। प्लीज़ मुझे इस सिचुएशन में ऐसे रख के तो नहीं जा सकता मोशनो, तुझे कुछ नहीं हो सकता। तो यार मैंने प्रॉमिस किया था ना, हम एक साथ रहेंगे ज़िंदगी भर। तू ऐसे नहीं कर सकता, मैं मेरे साथ बिट नहीं कर सकता मोशनो, नहीं कर सकता। भांजी को लग रहा था ये सब कुछ उसके लिए हुआ है। सब चीज़ों की जिम्मेदार वही है। उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। हाँ, सब उसके ही कारण हो रहा है। वो क्यों उस सिचुएशन में मोशनो को वहाँ पे अकेला रख के आ गया था? उसे सोचना चाहिए था। ऑपोजिट वाले खूनखार बन गए हैं, वो हमला कर सकता, वो कुछ भी कर सकते हैं। भांजी गुस्से में अपने आप को खोटा। क्यों उसने ऐसा किया? वो घुटनों में नीचे बैठ गया था, वो मन में ये सब बोल रहा था, वो चिल्ला नहीं पा रहा था, वो फूट के रो नहीं पा रहा था, वो बस अपने हाथों की तरफ देख रहा था जहाँ पे खून है। वो क्या करे? उसे क्या करना चाहिए? 10 मिनट बाद लैन फैमिली भी वहाँ पे आ गए थे। यानली जो हड़बड़ा के आया, भांजी को ऐसे नीचे बैठे हुए देख के वो तुरंत भांजी के पास आया एंड देखकर बोला, भांजी ब्रदर, श्वाइनू कहाँ है? भांजी ब्रदर बोलिए ना, कहाँ है? आपके हाथों में तो खून क्यों है? क्यों इतना खून है? बताइए क्या हुआ है मेरे श्वानू को? उसे कुछ हुआ नहीं है ना? हाँ बताइए। वो आसपास सबकी तरफ देख रहा था, बोला श्वानू कहाँ है श्वानू? बताओ मेरे श्वानू कहाँ है? वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? सब लोग वहाँ पे थे, सब लोग वहाँ पे खड़े थे, सबके आंखों में आंसू था। विंग तो रो ही रहा था क्योंकि उसे भी न्यूज़ मिला है श्वानू को गोली लगा है उसके हार्ट में। हाँ, सबको यही पता है। मोशनो भांजी की तरफ देखकर बोला, बोलिए ना ब्रदर, बोलिए ना, कहाँ है श्वानू? अब बोल क्यों नहीं रही? ये खून मेरी श्वानू का नहीं है ना? बताइए। भांजी आंखें उठा के यानली की तरफ देखा और यानली ऐसे टूटते हुए भांजी को देख के वो धड़ाम से एकदम नीचे बैठ गया और पागलों की तरह चिल्ला रहा था, बोला था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कुछ भी उसे नहीं हो सकता है ना भांजी। बताइए मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है भांजी ब्रदर? मैं उसके साथ रहना चाहती थी, हम चाहते थे हमारे घर हो, एक फैमिली हो। वो मेरे साथ बिट्रे नहीं कर सकता, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। नो तुम कहाँ हो? ये देख के वो खड़ा हुआ आसपास देखने लगा, तभी उसके सामने ऑपरेशन थिएटर देखा एंड वो वहाँ पे गया एंड वो दरवाज़ा पीटने लगा, खोलो तुम लोग क्या कर रहे हो? खोलो, मुझे श्वानू के पास जाना है। श्वानू दरवाज़ा खोलो, मुझे पुकारो, मुझे बोलो माय लव, बोलो कोई मुझे क्यों मेरे श्वानू के पास नहीं लेके जा रहा है? क्यों? वो बार आसपास देख रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था, बट सब लोग पुतले की तरह खड़े थे। हाँ, सब लोग पुतले की तरह खड़े थे, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। तो इंसान एकदम टूट के बिखर गए थे। हाँ, दोनों ही की जान था वो इंसान जो आज ऑपरेशन थिएटर में लेटा हुआ था।
भांजी का इकलौता बेस्ट फ्रेंड, उसका आधा हिस्सा, उसका पार्टनर, और दूसरी तरफ यानली जिसका लाइफ पार्टनर, जिसका प्यार, जिसके साथ ना जाने हज़ारों ख्वाब सजाए थे फ्यूचर में। हाँ, उसके साथ संसार करना है, उसके साथ रहना है, उनके बच्चे होंगे, क्या नाम रखेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कितनी सारी चीज़। क्या आज मोशनो उन दोनों को धोखा देके बहुत दूर चला जाएगा? हाँ, क्या सच में मोशनो दूर चला जाएगा इन दो शख्स से? तो ये दोनों शख्स को क्या होगा? क्या क्या वो लोग नॉर्मल लाइफ पे कभी लौट आ पाएंगे, जहाँ पे यानली शादी के कुछ ही टाइम बाद अपने अल्फा को खो देगा और भांजी अगेन किसी और की खो देगा, जिसकी मरने की आ रही इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेगा? क्या होगा? जब हर कोई चुप था, वहाँ पे जियांग फैमिया जो गुस्से में भांजी की तरफ देखा, हाँ, गुस्से में भांजी की तरफ देखा और भांजी के पास गया, भांजी की शर्ट की कॉलर को पकड़ा, उसे खड़ा किया एंड उसके फेस पे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा, जो देखिए सब लोग शॉक्ड हो गए थे। विंग जो तुरंत अपनी फेस पे दोनों हाथ रखा, वो रो रहा था फूट फूट के। फिर मैं चिल्ला के बोल उठा, हो गई शांति, पड़ गई कलीजे पे तुम्हारी शांति भांजी? हाँ, यही करना चाहते थे ना, यही करना चाहते थे, अपनी जान को बर्बाद करना चाहते थे और तुम्हारे साथ जुड़े हुए लोगों की जान भी तुम बर्बाद करना चाहते थे। हो गई ना, पड़ गई ना कलीजे में शांति तुम्हें? तुम्हारे लिए आज एक और इंसान मरने जा रहा है। हाँ, मरने जा रहा है, और वो और कोई नहीं, मेरे बेटे की हस्बैंड है। देखो उसकी तरफ देखो, कितने दिन हुआ है शादी की? हाँ, कितने ही दिन, एक महीने में उसका ऐसी हालत हो गया था। तुमने क्या बोला था, कितनी सारी प्रॉमिस किया था, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं हूँ, ये हूँ। मैंने इतनी बार मना किया था क्योंकि मुझे पता था पॉलिटिक्स की लाइफ की कोई भरोसा नहीं, और तुमने आज वही किया। मेरी डर को तुमने सही प्रूव करवा दिया लानवांग जी। तुम कभी नहीं सुधरने वाले, तुम्हारे कारण और कितने लोगों को सहन करना पड़ेगा। हाँ, बताओ, देखो मेरी बेटी की तरफ देखो, शादी के 1.5 महीने के अंदर वो विधवा होने की हालत में आ गया है। तुम्हारे कारण सब कुछ हो रहा है, और तुम यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हो। हाँ, ऐसे बैठे हुए हो, शांति आ रहा है, खुश होना बहुत ज़्यादा, यही तो चाहते थे, यही तो करना चाहते थे। पॉलिटिक्स करते तुम यहाँ तक आए हो, ना अपनी पेरेंट्स की बात सुने, ना किसी और की बात सुने, यहाँ तक आके तुमने छोड़ दिया है आप सबको। तुम्हारे कारण एक और इंसान मरने की हालत पे आ गया है, शायद मर भी जाए तब तुम्हारी कलीजे में और शांति आएगा। कितनी बार बोला था ये सब छोड़ो, मत करो, ये अच्छे लोगों की चीज़ नहीं सुने तुमने। तुम्हें ये सब छोड़ दो, इसके लिए मैंने तुम्हें बाहर भी भेज दिया, तो तुम्हारे साथ क्रूर हुआ। वापस लौटने के बाद भी सही चीज़ किया। अगर तुम पीछे हट जाते तो मोशनो भी पीछे हट जाता। आज अगर मोशनो इस सिचुएशन में, उसका हालत ऐसा है, वो मरने के कगार पे आ गया है, तो इन सारी चीज़ों की जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुमने उसको ये सब सिखाया है। तुमने उसे हर टाइम आइडिया देते हुए आए हो, बाहर रहते हुए भी तुमने उसे हर एक चीज़ बोला, ये करो, ऐसे करो, पॉलिटिक्स मत छोड़ना, ये कर करते तुम यहाँ तक आए हो, और अभी भी तुमने वही किया है। आज अगर आई स्वेर तुम्हारे कारण मेरी बेटी की विधवा हुई, उसके हस्बैंड को कुछ हुआ, तो तुम मेरी वो रूप देखोगे जो आज तक मैंने तुम्हें नहीं दिखाया है। याद रखना तुम। भांजी कानों में एक ही चीज़ बस गूंज रहा था, तुम्हारे कारण ये सब हुआ है। नहीं भांजी कारण ऐसा नहीं हुआ है। भांजी इस बार अंकल की तरफ देखा और एक झटके में हाथों को हटा दिया था उसके कॉलर में, और अंकल की तरफ देखकर बोला, आप तो ये बात बोलिए ही मत। अगर आज यहाँ पे मैं जिम्मेदार हूँ तो उससे 1000 गुना ज़्यादा जिम्मेदार आप है। आपके कारण आज ये सिचुएशन ऐसा आया है। मैं अपनी प्रॉमिस को कभी नहीं तोड़ती हूँ, मैं हमेशा अपनी प्रॉमिस को रखने की कोशिश करती हूँ। आज अगर ये सब हुआ है ना, तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? कौन? आपके कारण ऐसा हुआ है। ऑफिस टाइम में मैं कितनी बार मैं चाह रही थी जाने के लिए, मैं आपके पास गई कि आज चली जाओ। आपको पता था ना आज इलेक्शन है, आप भी तो पॉलिटिक्स किए थे एक टाइम में। हाँ, आप भी तो ये सब में जुड़े हुए थे। आपको नहीं पता जिस दिन वोट काउंटिंग होती है उस दिन क्या क्या सब हो सकता है। हाँ,
और अगर आज मैं वहाँ पे होती सही सलामत सही टाइम पे, तो ये सिचुएशन यहाँ तक आता ही नहीं, ये नौबत यहाँ पे आता ही नहीं। आपने जानबूझ के, एक्चुअली आपको तो आपकी ईगो सेटिस्फाई करना है ना, हाँ आपको आपकी ईगो सेटिस्फाई करना है। आपको था कि मुझे किसी भी तरीके से आप बांध दो, मैं वहाँ पे ना जा पाऊँ, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, इसके कारण ही तो आप एक के बाद एक फाइल देते मुझे वहाँ पे रोक के रखा। अगर मैं सही सलामत वहाँ पे पहुँचती तो आज ये नौबत नहीं आता। तो आप मुझे अकेले ब्लेम नहीं कर सकते। मैं अकेले इस सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। आप भी जिम्मेदार हो। अगर मोशन में आज कुछ हुआ है, कुछ हो जाएगा, जिसके लिए जितना मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उतना ही आप भी रिस्पॉन्सिबल हो। आपके ही कारण आपकी आपकी बेटी की हस्बैंड आज इस नौकत पे पहुंच गए हैं। आपके ही कारण, आपकी ईगो के कारण, आपकी ईगो सेटिस्फाई करने के कारण आज आपने ये नौबत लाया है और हम आज ऐसी सिचुएशन में हैं। तो खबरदार अंकल, मुझे अकेले ब्लेम करने के बारे में आप सोचना भी मत। हाँ जी, ये बोल के वो हाँप रहा था, उसके कानों में सब बातें गूंज रहा था। वो चिल्ला के ये बात तो बोल रहा था, सब उसको देख रहे थे, पर शायद किसी ने वांगजी की हालत को नोटिस नहीं किया था कि वांगजी अपनी माइंड में नहीं है। अगर अभी वांगजी अपनी सेंस में होता तो कभी भी वो इस तरीके से अंकल से बात नहीं करता, इतना चिल्लाता नहीं, कभी भी नहीं। बट वांगजी तो अपनी अब हमें है ही नहीं। उसे अगेन पैनिक अटैक आ रहा है। उसके आंखों के सामने बहुत सारी चीज़ें चल रहा है, बहुत पुरानी 3 साल पुरानी एक इंसान, और आज मोशन सब कुछ कोई उसे ब्लेम नहीं कर सकता। वो खुद अपने आप को ब्लेम करेगा, कोई उसे ब्लेम नहीं करेगा। वो उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। भांजी बार एक ही चीज़ बार करते जा रहा था धीमे। हाँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ सब चीज़ों के लिए, मैं ही जिम्मेदार हूँ। मेरे कारण सब मर जाता है, मैं ही जिम्मेदार हूँ। ऐसे ही करते जा रहा था। वो पागलों के जैसा कर रहा था। उसके आसपास कोई है वांगजी वो भूल ही गया था, वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। वो बार पीछे जा रहा था। उसका बैग जगह लगा दीवार में, वो उस दीवार में हाथ रख के वो अजीब सा हरकत कर रहा था। सब वांगजी को देख रहे थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही टाइम में वांगजी एकदम नीचे बैठ गया, अपनी बालों को पकड़ा, एंड वो एक ही चीज़ बार रिपीट करते जा रहा है। जो मिस्टर लैन था वो अपनी बेटे की तरफ देखा, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मिसेस लैन को भी कुछ समझ नहीं आया। वो तुरंत भांजी के पास कर बोला, भांजी क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है? भांजी उसकी मम्मी की तरफ देखा, तू रही अब, हाँ सब मुझसे दूर रही, सब मेरे कारण हो रहा है। मेरे पास जो आएगा वो वही मर जाएगा, जो मुझे भरोसा करेगा वो वही मर जाएगा। भांजी यही सब कर रहा था, यही सब बोल रहा था। वो खड़ा हुआ, वहाँ से जाने लगा, हाँ 2-3 कदम आगे बढ़ाया था, और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। और नीचे गिरते ही उसका बॉडी अजीब तरीके से कर रहा था। हाँ, उसका बॉडी अजीब तरीके से कर रहा था। उसे होश नहीं था, बट उसका बॉडी शेक कर रहा था। क्या कर रहा था कि किसी को नहीं पता। सब शॉक हो गए थे। जो मिस्टर लैन था वो दौड़ कर अपने बेटे के पास गया। विंग जो कुछ समझा ही नहीं, वो तुरंत वांगजी के पास गया, वांगजी के हाथों को पकड़ा, एंड एक चीज़ बोला था, लंजा क्या हुआ है तुम्हें? लंजा देखो ना मेरी तरफ, लंजा। वांगजी का तो होश ही नहीं था। सब शौक थे वांगजी जैसे हट्टा कट्टा इंसान को। सडनली क्या हो गया? अभी तो वो चिल्ला रहा था ना, अभी तो वो रेक कर रहा था, क्या हुआ है? जब कुरैन तो कुछ समझ नहीं पाए थे, तो वहाँ पे वांगजी की जो पार्टी के लोग थे ना, वो तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर वहाँ पे आया एंड वांगजी की हालत देखकर बोला, ओह शिट, उनको तो पैनिक अटैक आ रहा है। ये बोलते हुए वो सबकी तरफ देखकर बोला, अभी उन्हें जल्दी से एडमिट करना पड़ेगा। सब शॉक, पैनिक अटैक मतलब कि कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। विंग तो लिटरली रोना स्टार्ट कर दिया था। ये सिचुएशन, ये सारी चीज़ क्या हो रहा है उनके साथ? सब तो सही था ना? ये सब क्या हो रहा है कि क्या करे? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी लंजा को क्या हो गया है? यही सब कुछ मन में बिड़बिड़ करते जा रहा था। तभी वो डॉक्टर्स जो कि मतलब वहाँ से वांगजी को लेके गया केबिन में। हाँ, तभी वांगजी को लिटाया एंड चेकअप करने लगा। तो वहाँ पे एक डॉक्टर आया जो कि उस हॉस्पिटल की बहुत बड़ा सा डॉक्टर था। एंड वो डॉक्टर वहाँ पे आते ही वांगजी को देखकर बोला, मिस्टर लैन। सब थोड़ा शॉक हो गए थे। तभी वो आसपास देखकर बोला, ये तो मिस्टर लैन है ना?
तभी एक डॉक्टर ने देखकर बोला आपको पता है क्या इनके बारे में सर? उन्होंने बोला हाँ, ये तो मेरी ही पेशेंट है। क्या उन्हें फिर से पैनिक अटैक आया है इतनी सालों बाद? ये बोल के वो सबकी तरफ देखा एंड वो तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। वो क्या कर रहा था किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब पुतले की तरफ वहाँ पे खड़े थे। मतलब भाग्य को इससे पहले भी ऐसा हुआ है? कब 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 ऐसा हुआ? किसी को समझ नहीं आ रहा। मिसेस लैन तो फूट फूट के रोना स्टार्ट कर दिया था। मिस्टर लैन भांजी के फादर भी शॉक था। जियांग फामिया तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। विंग भी रो रहा था, मैडम सब रो रहे थे। किसके लिए रोए, किसके लिए पास जाए, क्या करे, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ यानली का हालत भी ख़राब था। मैडम ये यानली को चकरा हुआ था, वो बार बार सेंसलेस होते जा रहा था। वांगी का ऐसा हालत है मोशन ऑपरेशन थिएटर में। सारी सिचुएशन इतना गंदा क्यों है किसी को नहीं पता। डॉक्टर कुछ टाइम वांगजी को चेकअप किया, उसके बाद कोई इंजेक्शन पुश किया जो सबने बाहर से देखा। कैसे इंजेक्शन, क्या इंजेक्शन, किसी को नहीं पता। उसके बाद वांगजी एकदम शांत हो गया। वांगजी का पूरा बॉडी जो अभी तक वाइब्रेट कर रहा था वो एकदम शांत हो गया। हाँ, एंड ये देख के सब शॉक। और जब डॉक्टर बाहर आया एंड सब डॉक्टर की तरफ देख रहा था, मिस्टर लैन तो तुरंत डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर की तरफ देखा, रोते हुए बोला कि क्या हुआ है मेरे बेटे को। हाँ, तभी उन डॉक्टर देखा बोला आप, उन्हें बोला मैं उसका हस्बैंड हूँ और ये मेरी वाइफ हूँ, उसे क्या हुआ है? डॉक्टर एक लंबा सा ब्रीथ लेन बोला उन्हें अगेन माइनर अटैक आया है। सब शॉक्ड। माइनर अटैक मतलब? तभी उन डॉक्टर ने बोला लान वांगजी ऑलमोस्ट 3 साल से इस चीज़ से गूंज रहा था। मैं ही उसकी डॉक्टर हूँ, मैं ही उसका साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं उसकी चेकअप कर रही थी इन सारी चीज़ों में। लाइक वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। उसके बाद पैनिक अटैक, बहुत सारी चीज़ उसके साथ चल रहा था। मैं बहुत दिनों से उसकी चेकअप कर रही थी। बीच में तो वो सही भी हो गया था। सडनली आज उसके साथ ऐसा क्यों हुआ वो हमें नहीं समझ आ रहा है। सब शॉक। मतलब 3 साल से भांजी ये सब सहन कर रहा था और सब उसकी घर वाले होने के बाद भी किसी को नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। कैसे कुछ नहीं पता, कोई समझ नहीं पा रहा था। मिस्टर लैन और मिसेस लैन तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। उनका बेटा ये सब झेल रहा था, माइनर अटैक, पैनिक अटैक, डिप्रेशन, इतनी सारी चीज़। और उसके बाद भी उन्हें कुछ नहीं पता अपने ही बेटे के बारे में। उन्हें कुछ नहीं पता। लानत है उनके ऊपर। उन्हें आज समझ आया है कि वो लोग उनके बेटे से इतनी दूर हो गए कि उनका बेटा उन्हें अपनी दिल की बात, अपनी तकलीफ़, अपनी चोटों के बारे में कभी बता ही नहीं पाया। या फिर उन दोनों ने कभी अपने बेटे की तरफ देखा ही नहीं था ध्यान से। आज उन्हें रिग्रेट हो रहा है। रिग्रेट। अब होने का क्या फ़ायदा जब सिचुएशन हाथ से बाहर चला जाए। सब शौक थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था वांगजी की बीमारी कब लग गया, कैसे लग गया। तभी वहाँ पे वांगजी का एक और फ्रेंड आया। एक्चुअली वो भी उनके ही उस पार्टी से ही था। वो वांगजी के फादर की तरफ देखने बोला अंकल वांगजी सही है ना? उन्होंने उनकी तरफ देखा बोला कि तुम्हें पता है उसे ये सब ये बीमारियाँ कब से लगा है? तो वो लड़का देखने बोला हाँ अंकल मुझे ये सब पता है, मुझे ये सब के बारे में पता है। वो देखने बोला मुझे क्यों नहीं उसने बताया, कब से उसे? वो धीरे धीरे फैनी की बात बताने लगा। फैनी की वो सडन मौत, उसके बाद फैनी की मम्मी वांगजी को उल्टी सीधी बात बोलना, श्राप देना। उनके बाद से वांगजी बहुत डिप्रेस लगने लगा था, बहुत परेशान। उसके बाद धीमे धीमे वांगजी की तबीयत ख़राब हुआ और इन सारी चीज़ों के बारे में सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है, सिर्फ 3-4 लोग। उनमें से मोशन्नो और जो वांगजी का भी फ्रेंड है वो, और उनकी डॉक्टर और एक फ्रेंड है, वही जानते। उसके बिला और कोई भी इंसान को नहीं पता था, क्योंकि वांगजी नहीं चाहता था उसके बारे में सबको पता चले। कोई वांगजी के ऊपर तरस खाए या फिर कोई स्पेशली उसकी मम्मी, उसके पापा, कोई भी उसके लिए परेशान हो। ये सब कुछ के लिए वो छुप के से इलाज ले रहा था। बट आज सडनली वही सब कुछ रिपीट होते हुए देख के वांगजी के ये हालत हो गया। सब चुपचाप सुन रहे थे। हुइंग तो एकदम नीचे बैठ गया था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था, जो इंसान अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाता है, पूरी दुनिया से फाइट करता है, इतनी कड़वी बात करता है, वही इंसान अंदर से टूटे हुए है। वो इंसान के अंदर खोखला बन चुका है और ऊपर से फिर भी
इतना सख्त दिखाने की कोशिश कर रहा था। क्यों? क्या कोई उनका अपना नहीं था? कि किसी को अपनी तकलीफ़ के बारे में बताया नहीं जा सकता था? किसी को नहीं तो वो इनको बताता। क्यों किसी को नहीं बताया? क्यों आपने ऐसा किया? क्यों? क्यों वांगी ब्रदर, क्यों? बस एक ही चीज़ बोल रहा था, जियांग फैमिया कुछ बोलने की, कुछ कहने की कगार पे ही नहीं था। उन्हें गिल्टी हो रहा था, सबको गिल्टी फील हो रहा था। बट सिचुएशन हाथ से निकलने के बाद गिल्टी फील करना, रोने का, तकलीफ़ का, चिल्लाने का क्या ही फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। अब अगर कुछ किया जा सकता है वह है प्रे, गॉड से प्रे करना कि ये टफ सिचुएशन जल्दी से चला जाए और मोशन वांगजी ठीक हो जाए। हाँ, अब जो होना है वो तो होगा, गॉड जो चाहता है वही होगा, सबको पता है। अगर आज मोशनों को कुछ हो गया, वांगजी अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। शायद वांगजी टूट जाएगा, बिखर जाएगा। लोग चुपचाप बैठे हुए थे। एक तरफ वांगजी की होश आए इस होप में, दूसरी तरफ मोशनों की ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए इस होप में। सो हम आज की पार्ट यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या होगा, कैसे होगा। और हाँ, एक बात, अगर आप ऑनलाइन वाले ये नोवेल पढ़ के यहाँ पे पढ़ने आए हो तो शायद आपको ऐसा लगे कि अरे ये कहाँ से आया है। बट बुक वाले एडिशन में मोशनों के एक्सीडेंट के बारे में थे, बट थोड़ा सा डिफरेंट वे में, यानी थोड़ा सा डिफरेंट वे में कोशिश किया है, तो दोनों मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है, बट जो भी है आगे देखते हैं क्या होगा। सो आज के लिए हम ये वाली स्टोरी और ये वाला पार्ट यहाँ पे स्टॉप करते हैं। प्लीज़ 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 कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा है। ओके, सो आज के लिए बाय बाय।